नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की जो 6 क्लास है ज्योग्राफी, उसका 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हुई थी मानचित्र वाली, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है। सभी विद्यार्थियों ने बहुत सही जवाब दिया था, 21 जून को। तो सबका जवाब बिल्कुल सही था। और इसके साथ ही एक प्रश्न और आपसे पूछना है लास्ट क्लास में से, मानचित्र वाली में से, कि पर्वत, पठार, महासागर, नदियां इत्यादि, जो ये इन सब को हम जिस मानचित्र पर दर्शाते हैं, उस मानचित्र को क्या कहा जाता है। मुख्य रूप से ये पर्वत, पठार, महासागर, नदियां, इन्हीं जैसी चीजों को दर्शाया जाता है। तो उस मानचित्र का क्या नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो ठोस भाग, यानी जिस पर हम रह रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे अब ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आती है, बर्फ, जल और जल वाष्प। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं। यहां भूमि है, जल है और हवा है। और ये सब चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है। हम जिस भूभाग पे रहते हैं उसको हम कहते हैं भूमंडल। वे 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? भूमि, जल, हवा। जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। गैस की जो परतें हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल, जिसमें ये गैसें होती है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, तो जहां जल पाया जाता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आ जाती है, बर्फ भी आ जाती है, जल भी आ जाता है और जल वाष्प जो होती है वो भी आ जाती है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां स्थल, जल, हवा सभी एक साथ मिलते हैं, तभी वहां पर जीवन पाया जाएगा। तो पृथ्वी है ना जीवमंडल। पृथ्वी में जीवमंडल है क्योंकि ये सब चीजें हैं, तभी यहां जीव पाए जाते हैं। और इधर ये साइड में जानकारी है शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प और हुडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। तो देखिए, लिथास ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। तो हुडर जो होता है उसका अर्थ जल होता है, ये ग्रीक भाषा के वर्ड है। लिथास का मतलब होता है पत्थर और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। अब इंग्लिश टर्म तो इनके दूसरे होते हैं, जैसे जल को आप इंग्लिश में वाटर कहते हैं, लेकिन ग्रीक वर्ड जो है हुडर, जिसका अर्थ है जल। तो इंग्लिश वर्ड तो नॉर्मली सबको पता होते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये कौन सा है भूमंडल? जिस पर हम रहते हैं वो स्थल भाग, पृथ्वी का ठोस भाग। और यह भूपर्पटी की जो ऊपरी परत है, भूपर्पटी क्या है? जो ऊपरी परत है पृथ्वी की चट्टानों और जो मिट्टी है, इनकी पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व होते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को हम कहते हैं महाद्वीप और बड़े जलाशयों को हम कहते हैं महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मानते हैं।
तो समुद्री जल का जो तल है, समुद्री जल का जो तल, वो सभी जगह क्या है, समान है। और स्थल की ऊंचाई को हम किससे मानते हैं, समुद्री तल से। ये जो रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा, वहां लिखा होगा समुद्री तल से इतनी ऊंचाई, कहीं लिखा होगा 1000 मीटर, कहीं लिखा होगा 2000 मीटर, कहीं 500 मीटर, कि समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है, इस स्थान की इतनी ऊंचाई है, इस स्थान से कितनी है कि समुद्री तल से इतनी ऊंचाई है। तो ये देखिएगा, इतना खूबसूरत सा मैप है पूरे विश्व का। और ये रही 0 डिग्री रेखा, और यहां ये वाली है 23.5 डिग्री, और ये है इधर दक्षिण की 23.5 डिग्री। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो अब इसमें देख लीजिए, ये स्थानों के कई नाम लिखे हुए हैं कि ये जो महासागर है, ये सब दिख ही रहे हैं। प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर है, ये इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और जो अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम की तरफ ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। इधर ये पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप, 7 ही महाद्वीप है। भारत के दक्षिण में इधर कौन सा है, हिंद महासागर। ये ऊपर की तरफ कौन सा है, एशिया, यूरोप, और इधर इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। तो अब इसमें देखिए, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, ये कहां से निकलती है, तो आप देख लीजिए कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें से भी निकल रही है, क्योंकि ये जो कंट्री है इंडोनेशिया, ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं। यहां से फिर अफ्रीका महाद्वीप, और फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो कि 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये तीनों किस महाद्वीप में से निकलती है, तो वो एक ही महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखाएं निकलती है, और वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 0 डिग्री तो इसके लगभग बीच में से निकलेगी, और ये कर्क रेखा निकली, और ये मकर रेखा। तो जब तीनों ये जब है ही इतने गर्म प्रदेश के बीच में है, तभी आप अफ्रीका के जो लोग हैं उनका रंग देखिए। जब भी अफ्रीका आपके दिमाग में आता है, तो वहां के लोगों का कलर है, रंग है, वो बहुत गहरा होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है। उसका कारण क्या है, वो उनकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। और एशिया महाद्वीप में से कौन सी दो रेखाएं निकलती है, 0 डिग्री और ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। ये तो निकल ही रही है कर्क रेखा, और कर्क रेखा लगभग भारत के बीच में से निकलती है। फिर ये जो अरब कंट्रीज वाले हो गए, और इसके आगे अमेरिका महाद्वीप। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें से दो रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा भी और ये मकर रेखा भी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से कौन सी निकलती है, ये जो है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इस प्रकार से, और सबके अंदर जो भी ये पर्वत श्रेणियां हैं उनके नाम है। ये देखा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट जो है वो सैंडी डेजर्ट, और भारत में इधर ऊपर की तरफ देखेगा, ये हिमालय पर्वत बना हुआ है, ये इधर तिब्बत का पठार, ये यूराल पर्वत हो गया। यहां ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां है भूमध्य सागर, और इधर ये है लाल सागर इस तरफ बीच में। ये अंग्रेज पहले जब भारत आते थे, किधर से आते थे, ये यहां से इधर ऐसे रवाना होकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करके यहां तक आते थे। फिर जब स्वेज नहर बन गई, तो यहां से सीधा इन्होंने ये मार्ग अपना लिया, ये यहां से होते हुए इधर से होकर ये सीधा भूमध्य सागर के अंदर ये लो पहुंच गए यूरोप। अब कहां तो इतना बड़ा घेरा था, और कहां स्वेज नहर बन जाने के बाद में इनका काम कितना आसान हो गया। फिर सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में, एटलस पर्वत श्रेणी, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में, और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ये अफ्रीका महाद्वीप, और एंडीज पर्वत श्रेणी, ये दक्षिणी अमेरिका, अमेजन नदीर, ये सब इधर,
और इधर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वत, और यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत। तो ये कई महत्वपूर्ण नाम हैं, और इसमें से देखिए आप चाहे मर्जी है उतने क्वेश्चन बना लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों रेखाएं जो है 0 डिग्री, जो भूमध्य रेखा और करक रेखा और मकर रेखा, ये तीनों किस महाद्वीप में से निकलती है? एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिसमें से ये तीनों रेखाएं निकलती है, और वह है अफ्रीका महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में से 2 रेखाएं निकलती है, भूमध्य रेखा और करक रेखा। दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की बात करें, इसमें से भी 2 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो एक रेखा निकलती है, कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो यहां से कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से कौन सी रेखा निकली है? एक एक रेखा निकली है, क्योंकि मेनली इन 3 रेखाओं के बारे में ही पूछा जाता है। इस कोने वाली और इस कोने वाली, दोनों में से एक एक, ऊपर वाले में करक, दक्षिण वाले में, ऑस्ट्रेलिया वाले में मकर। हो गया याद? अफ्रीका में से तीनों निकली है, ये हो गया याद। एशिया वाले में ऊपर वाली दोनों यानी भूमध्य और करक, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर दक्षिण वाली दोनों। कितना सिंपल है, रटे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अफ्रीका में से, मैं फिर से बता रहा हूं, अफ्रीका में से तीनों निकली है। ये देखिए एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आता है, रॉकी पर्वत, अपलेशन पर्वत उत्तरी अमेरिका में, ये जो एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीका में से तीनों सहारा मरुस्थल है, एटलस है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ये तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत। तो यूरोप महाद्वीप में से और अंटार्कटिका महाद्वीप में से इन तीनों रेखाओं में से कोई भी रेखा नहीं निकलती। तो यूरोप के लोग इतने गोरे क्यों होते हैं? ये अंग्रेज, ये गोरे इसलिए होते हैं ना, क्योंकि आप देखिए जो ये कर्क रेखा तो यहां है और ये भारत यहां तक आ गया। तो जब जम्मू कश्मीर के लोग इतने फेयर होते हैं तो और ऊपर की तरफ यूरोप में चले जाएंगे, तो सीधी सी बात है सूर्य की किरणें यहां कैसी पड़ेगी? तिरछी। इधर हो या चाहे इधर हो। अब इधर तो कहीं है नहीं, ये तो समुद्र है यहां तो सारा ये। तो याद करना बहुत आसान है, यूरोप महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप में से इन तीनों रेखाओं में से कोई नहीं निकलती। अफ्रीका में से तीनों निकलती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से उत्तर वाली एक निकलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया में से दक्षिण वाली एक निकलेगी, दोनों में से एक एक। उत्तरी अमेरिका में कर्क, ऑस्ट्रेलिया में मकर। एशिया की तरफ आ जाओ, एशिया से तिरछा चलाओ यूं, एशिया में ऊपर वाली दोनों, तो इसमें दक्षिण अमेरिका में नीचे वाली दोनों, यानी भूमध्य और मकर। और इसमें कौन सी होगी? भूमध्य और कर्क, एशिया में। हो गए कंप्लीट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच भी इसको कहते हैं। प्रशांत महासागर के अंदर विश्व का सबसे गहरा भाग, समुद्र के अंदर भी सबसे गहरा, तो वो मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। और स्थल भाग में सबसे ऊंचे की तरफ कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? देखिए 8,848 मीटर जो इतना ऊंचा है, उससे भी ज्यादा गहराई तो समुद्र के अंदर है, जो कि यहां मरियाना गर्त में है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। कई बार सीधे सीधे प्रश्न यहां से उठते हैं। तो न्यूजीलैंड का था एडमंड हिलेरी और भारत के ये शेरपा थे, ये 53 में गए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। विश्व की पहली महिला कौन सी थी? जापान की थी, जुंको ताबेई। तो और भारत की कौन सी थी? बचेंद्री पाल।
महाद्वीप की बात करते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। हमने मैप में अभी देखा ही था कि जो ज्यादातर जो स्थल भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है। दक्षिणी भाग में तो क्या है, ज्यादातर समुद्र है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये बेसिक सी चीजें भी देखिए, आपको पता होगी कि पहले एक स्थल भाग था सिर्फ, जिसको हम कहते थे पेंजिया। स्थल भाग था पूरा एक, और इसके चारों ओर जो महासागर था उसको हम कहते थे पैंथालासा महासागर। समय के साथ में ये जो भूभाग थे ये आपस में टूटा, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो भागों में विभाजित होता है। फिर ये छोटे छोटे महाद्वीप के रूप में अलग अलग विभाजित हुए। फिर ये समय के साथ साथ के अंदर ये वापस प्लेटें जुड़ी, तो वापस प्लेटें जुड़ी तो आज जो है, और अभी भी ये प्लेटें हिल रही है। तो अभी तो लाखों साल लगेंगे इन प्लेटों को भविष्य के अंदर, और आपको हो सकता है कि कोई सा महाद्वीप किसी भाग से अलग हो जाए। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? एशिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। जो यूरोप और एशिया का ऊपर संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ भाग है उसको हम वहां कहते हैं यूरेशिया। यूराल पर्वत है, यह यूरोप से अलग करता है इसको। ये देखिएगा, यहां ये यूराल पर्वत है ये, तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला है यूराल पर्वत। और ये जो संयुक्त भूभाग है, संयुक्त भूभाग को हम कहते हैं यूरेशिया, जो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। और इसमें से देखिए रेखाएं दो निकलती है। अभी तो इसमें सिर्फ कर्क रेखा का इसने लिख रखा है, लेकिन रेखाएं दो है, मैंने आपको समझा दिया सारा। 0 डिग्री और कर्क रेखा, ये दोनों एशिया महाद्वीप में आती है। उसके बाद है यूरोप, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर के गुजरता है, कौन सा? 66.5 डिग्री वाला। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। ये देखिए, ये यहां 60 है इस जगह, तो 60, 70, 70, 75, तो यहां से लगभग इस जगह से तो ये निकल रहा है ना 66.5 डिग्री ऐसे आर्कटिक वर्त जो है। और 3 तरफ से महासागर से पानी से घिरा हुआ ही है। ये आर्कटिक महासागर, इधर कौन सा आ गया? ये अटलांटिक। इधर कौन सा है? भूमध्य सागर। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य में से निकलता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देख के आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर करक, विषुवत और मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है। मैंने आपको सारा मैप में दिखा दिया, ये तीनों गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे जल स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? अब देखिए, पहली बात तो है पश्चिमी गोलार्ध में अपने आप ही हो गया ना ये, क्योंकि 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो तो ब्रिटेन में से वहां से निकलेगी, तो गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध हो गया ना। इधर वाला पूर्वी गोलार्ध 0 डिग्री से, और इधर वाला कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। तो अमेरिका और ये सब किस में आएंगे? ये पश्चिमी गोलार्ध में आएंगे, ये वाले भाग। और ये 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। तो यहां ये देखिए जो पनामा जल संधि, ये रहा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका।
जल संधि क्या होता है? पानी का संकरा भाग होता है जो कि दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अब जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, तो ये हो गया आपका। तो इधर भारत वाले में इधर ये बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ इधर मन्नार की खाड़ी है, तो ये बीच में कौन सा है? पाक जल संधि। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध, अच्छा ये ऊपर ये पनामा जल संधि नहीं, स्थल संधि है, स्लिप हो गया मेरे से। स्थल संधि क्या है? स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और यहां है पाक जल संधि और यह है पनामा स्थल संधि। बोलने में स्लिप हो गया, तो ये देखिएगा, दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका जो है वो दक्षिणी अमेरिका से। तो ध्यान रखिएगा, स्थल संधि और जल संधि क्या होता है? तो दो बड़े जल राशि या समुद्र महासागर को जोड़ने वाला जो है उसको हम जल संधि कहते हैं। एक पतला संकरा रास्ता होता है पानी का ही। और स्थल संधि क्या होती है? दो बड़े स्थल भागों को जोड़ने वाला पतला स्थल रास्ता, वो स्थल संधि कहते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? पूर्व में और पश्चिम में। पूर्व में कौन सा हो गया? अटलांटिक। पश्चिम में कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन। तो देखिए, सबसे लंबी नदी थी नील नदी और सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजन नदी। तो लंबी नदी का तो है कि लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर, और सबसे बड़ी का मतलब है उसमें जल राशि की मात्रा के आधार पर। तो वो बड़ी अमेजन है, लंबी नील नदी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये चारों तरफ से ही समुद्रों से घिरा हुआ है। तो वैसे भी चारों ओर जो जल राशि से घिरा हुआ उसको हम द्वीप कहते हैं, और चूंकि ये क्या है? एक महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर ही क्या है? पानी है, तो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ही ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान है जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो शोध केंद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप में, और कुछ जो वैज्ञानिक प्रयोग वगैरह भी करते हैं तो वो भी अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ कर लेते हैं। अब आता है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो पृथ्वी पर पाया जाता है जल, देखिए यहां तो था पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जल है? 71% पूरी पृथ्वी पे, और 29% भाग पे स्थल है। अब जो पृथ्वी पे जल है 100%, उस 100% जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में है? 97। तो ये चित्र बना हुआ है 97.2% महासागरों में, और इसके बाद में हिम चादर और भूगर्भ में संचित जल, तो ये है। और पीने योग्य अलवण जल, तो ये 0.03% है। और वह इतना अधिक खारा होता है। ये महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार बताए इन्होंने।
कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदी और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में मिलता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। तो यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो शेष जल का यानी 97% तो सीधा का सीधा एक तरह से कौन सा हो गया, समुद्री जल। अब जो 3% बचा है, तो उसमें बर्फ की परतों का, हिम नदियां, भूमिगत जल, ये सब आ गए। और उसमें भी बहुत कम भाग जो अलवण जल यानी जिसमें कोई लवण नहीं हो, तो वो मनुष्य के काम आता है। तो 0.03% के आसपास है काम आने वाला। तो इसीलिए पानी है। बच्चे जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पानी की कमी ऐसा सब क्यों बोलते हैं, समुद्र इतने बड़े हैं, हम पानी क्यों नहीं पी सकते उसका। तो पानी खारा होता है वो। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये आएगा आगे। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः चार महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत, इससे छोटा है अटलांटिक, इससे छोटा हिंद महासागर, इससे छोटा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के लगभग एक तिहाई भाग पर फैला है, इतना बड़ा है। पृथ्वी का 1/3 भाग तो अकेला कवर करने वाला महासागर कौन सा है, वो प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अगर आप ग्लोब के रूप में देखेंगे तो इसके चारों ओर आपको ये नजर आएंगे। ये देखिए, पृथ्वी गोल है। आप इसको गोल देखिए तो इधर भी प्रशांत महासागर और इधर भी ये पूरा प्रशांत महासागर। तो पृथ्वी गोल है, इनको ऐसे गोल कर देंगे तो प्रशांत महासागर ये पूरा प्रशांत ही है उधर। तो इसके एक तरफ ये एशिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरी तरफ जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। फिर है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। जो इसकी शेप है इसी प्रकार से तो है बना हुआ ये, आप देखेंगे तो ऐसे ही नजर आएगा आपको। तो आप देख लीजिए, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एक तरफ ये यूरोप और अफ्रीका, इसी प्रकार से है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। ये अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब क्या होता है कि कटी फटी जैसे होती है। यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। जैसे जो जहाज जहाज वगैरह आते हैं तो उनके लिए एक आदर्श स्थिति है ये। और ये कुछ फेमस नाम है इस जगह के, बेलफास्ट और डबलिन। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आप मैप में देख लीजिए। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वर्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। तो मैप में आप देखेंगे तो यह प्रशांत महासागर से जो है एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि, और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, ये फैला हुआ जो है ऊपर ये सारा आर्कटिक महासागर है। तो यूरेशिया के ऊपर इधर, और ये बेरिंग जल संधि है वो इस तरफ है, लगभग यहां से
इसके बाद में है वायुमंडल। तो अब ये वायुमंडल में देखिए बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। पिछली बार भी जो रीट का एग्जाम हुआ था, अच्छा क्वेश्चन प्रश्न पूछा था इनमें से, और वो यही मैटर था इन्हीं चीजों में से। हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। तो हमारे चारों ओर जो गैसों की एक परत है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो ये मंडलों के नाम है। क्षोभ मंडल है सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप, फिर मध्य। तो मध्य तो नाम से क्लियर हो गया कि 5 परतें हैं, तो जो बीच में है, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में कौन सा हो गया? मध्य मंडल। इसके बाद है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। यह ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन कितनी है वायुमंडल में? 78% और ऑक्सीजन है 21%। दूसरी गैसें जैसे CO2, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। तो पृथ्वी जो उस ऊष्मा को अवशोषित करने का काम कौन करता है? यह करती है CO2। तो जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जो घनत्व होता है, तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में, घनत्व क्या कहते हैं? डेंसिटी। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखिए हवा का जो वायु का दाब है उसमें कमी आती जाती है। हवा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। मतलब घनत्व से यहाँ क्या क्या मतलब क्या है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु का दाब कम होता जाएगा। अब जैसे अभी हम यहाँ धरती पर बैठे हैं तो बाहर जो वायु का दाब है उसका हमारे साथ एक बैलेंस है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वायु का दाब कम होता जाएगा, तो तेजी के साथ घटता है। और आप जानते हैं कि इसी कारण पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो ले जाके जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें दाब अधिक महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। और वायु जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बहेगी। ये जब मानसून पढ़ते हैं, चाहे आप भारत का पढ़ो या राजस्थान का पढ़ो, तब हम देखते हैं कि कभी उच्च वायु दाब की स्थिति महासागर में बनती है, कभी जो स्थल वाला भाग है वहां उच्च दाब की स्थिति बनेगी। तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलेगी। तो जीवमंडल, जीवमंडल स्थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। अभी देखिए, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यह भारत है। अभी जैसे भारत में मानसून आप देखेंगे जून जुलाई तक आने आने 15 जून के बाद मानसून जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जुलाई में अच्छी खासी बारिश होती है।
तो वो यहां इधर बारिश कैसे हो रही है? उस वक्त हिंद महासागर में इस तरफ जो स्थिति है वो उच्च वायु दाब की है। और आप जानते हैं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और कर्क रेखा भारत के लगभग बीच में सी है। यानी उस समय सी का मान लीजिए जून का जो समय आएगा वह जो चल रहा है गर्मी वाला समय है, यानी यहां वायु क्या होगी? हल्की होगी। भाई जितनी ज्यादा धूप होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी, वायु हल्की होगी। और वहां जो है हिंद महासागर में उच्च वायु दाब का क्षेत्र है, यहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र है स्थल भाग में। तो हवाएं किधर से किधर चलेगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। तब हमारे यहां वर्षा होती है। और बाद में जैसे जैसे शीतकाल आता है तो फिर यहां स्थल भाग के अंदर उच्च वायु दाब की स्थिति बन जाएगी, हिंद महासागर की तरफ निम्न वायु दाब की स्थिति बन जाएगी। तब फिर हवाएं ऊपर से दक्षिण की तरफ चलती है। तो ऊपर क्या है? हिमालय, और ये इधर है। तो हिमालय जो है ऊपर से बर्फीली हवाओं को रोकने का काम करता है, फिर भी हवा तो चलती है ठंडी। तो इस प्रकार से अगर हिमालय बीच में नहीं होता तो सब के सब लोग जो हैं वो क्या बन जाते? बर्फ बन जाते यहाँ पे। अगर हिमालय नहीं होता तो इतनी ठंडी हवाएं चलती ऊपर से। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो ये जो परिमंडल हमने पढ़े, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल या भूमंडल। तो जीवमंडल जो है वो स्थल, जल और हवा, तो ये जो तीनों मंडल हो गए ना, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इनके बीच का वो सीमित भाग जहां जीवन मौजूद है। तो यहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। और मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो जीवमंडल के प्राणियों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो जंतु जगत जिसमें जीव जंतु आगे सभी, और एक है पादप जगत। तो ये पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, ताप या विद्युत संयंत्र, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। CO2 वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और इसकी मात्रा बढ़ रही है तो उसके कारण से पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है। इसे ही कहते हैं भूमंडलीय तापन। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो आप इसके साथ ही देखिए, जब ये जो वायरस हुआ था कोरोना, और उस टाइम जब लॉकडाउन लगा था, मतलब इतना जो वायु दूषित होती थी, इतनी साफ वायु आ गई थी कि पिछले इतने सालों, 100 सालों के अंदर भी इतनी साफ वायु कभी नहीं हुई। इतनी नदियां अपने आप ही साफ, सरकार करोड़ों रुपए के बजट लगा करके नदियों को साफ नहीं कर पाई, और बिना कुछ किए, बिना लोग घर में सारे बैठे थे, और नदियां अपने आप ही साफ हो गई, क्योंकि जो पानी ऊपर से आता था पहाड़ों से वो तो साफ ही था। तो उन नदियों को आगे प्रदूषित करने वाला कोई नहीं था, तो वो नदियां अपने आप ही साफ हो गई। तो ये मनुष्य के कारण जो है ये सारा भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, जो ताप बढ़ रहा है पृथ्वी का, जिसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी, अच्छी चीजें लोगों ने देखी कि इतना साफ सुथरा भी ये पृथ्वी हो सकती है।
ये जैसे उत्तराखंड की तरफ कई लोग थे जिनको धुएं के कारण कभी हिमालय पर्वत की कई जो ये चोटियां वगैरह है ये आज तक कभी उनको नहीं दिखी, लेकिन ये जब ये लॉकडाउन लगा तब कुछ ही दिनों के अंदर 10-15 दिन के अंदर अंदर उनको वो चोटियां पर्वत श्रेणियों की जो कभी नहीं दिखी वो बिल्कुल क्लियर उनको दिखने लगी। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रदूषण का। तो अभी कुछ क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यूराल पर्वतमाला। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि से। तो यह हो जाएगा ए। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में तो नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो पांचों में से कौन, इन तीनों में से कौन सा है ठोस चट्टानों से? तो यही बना है थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। तो ये आपके प्रश्न हो गए और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है तो ये आपको भरने हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, अब ये कहां है? इस चैप्टर में बहुत बार, कम से कम 2-4 बार नाम आ गया। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया? अब कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, कौन सा भाग है वो? अभी पढ़ा है ऊपर। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ हम क्या कहते हैं? और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आगे और हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।